हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे टेंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का ही है, तो ये आपको सबके लिए फ़ायदा है, लेकिन आपको मेनली जो है टेंथ बोर्ड का जो अभी 17 से एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए मेन बनाया जा रहा है। तो आपको ऐसे तो ये एनसीईआरटी है, तो सभी जितना भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में पूछा जाएगा, तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, लेकिन स्पेशल जो है टेंथ का तो बहुत ही रामबाण है, मान लीजिए एक तरीके से यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा डिटो। तो इस तरीके से टेंथ वाले के लिए जो है ना, ये तो देखना ही चाहिए। और जितना भी आपके आसपास में टेंथ के बच्चे हैं उसको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कम से कम उस बच्चे को फ़ायदे हो जाए और लास्ट समय में सिर्फ वो रिवाइज कर ले, कम समय में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल से देखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए हम चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से हम चारों ऑप्शन पे हम डिस्कस करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं। चलिए, अधिकांश में जो है ना आपको चारों ऑप्शन में इससे फ़ायदा ये होगा चारों ऑप्शन को डिस्कशन करने से कि आपको इसमें 80 क्वेश्चन है, लेकिन 80 क्वेश्चन के साथ साथ आपको लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें रिवीजन एक तरीके से हो रहा है। तो बहुत ही फ़ायदे आपको होगा इसमें अगर इस लेक्चर को आप देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें, जिससे कम से कम टेंथ के बच्चों जो भी है जो इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम देगा उसे फ़ायदा हो सके। तो आपके आस पड़ोस में जितना भी टेंथ का बच्चा है उसको ज़रूर आप शेयर करें, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। और कमेंट ज़रूर करें कि क्या कमी है और किस पे वीडियो और आपको चाहिए आगे। चलिए हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन में। पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परावर्तन होगा। देखिए, इसमें जो है आपका विस्तृत हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर रहेगा तो चारों तरफ इसमें फैल जाएगा इस तरीके से रे। ठीक है, तो ये विस्तृत आपका हो जाएगा पहला। दूसरा है, विस्तृत परावर्तन के नियमों को पालन पालन होता है या नहीं होता है। देखिए, ये जो है ना परावर्तन के नियम हर जगह लागू होता है, तो इसलिए आपका होता है, यहाँ पे सभी जगह होगा। इसके बाद अगला है तीसरा कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। नहीं। क्यों नहीं उतारा जा सकता है? क्योंकि यहाँ वर्चुअल बनता है, वर्चुअल को हम नहीं उतार सकते, जो रियल बनेगा उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा टेंथ में। तो अगला है कि नेत्र नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अवतल लेंस जब भी आए तो इसमें 4 लेटर है ना, तो आपको 3 लेटर वाला आंसर होगा। 3 में क्या होगा, अवतल का है तो आपका होगा देखिए, एक होता है आपका अवतल लेंस होता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ निकट में आपका 3 लेटर होगा, तो निकट वाला यहाँ आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर दूर वाला रहेगा तो दूर में 2 लेटर है ना, तो आपको 3 लेटर वाला आपको जो है इसमें आ जाएगा। इसमें अवतल में 4 लेटर था, जबकि यहाँ उत्तल में आपको 3 लेटर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ध्यान रखना है, दूर में 2 है तो इसमें 3 होगा, इसमें 3 है तो ये 4 में हो, अवतल वाला हो जाएगा 4 लेटर वाला। तो आपको इस तरीके से ट्रिक है याद करने का, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं इससे। चलिए अगला देखते हैं। आँख का व्यवहार आँख व्यवहार करता है कैसा। तो आँख के अंदर आप जानते हैं कि उत्तल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश को परिमाण को नियंत्रण कौन करता है। अगर उसमें आप देखेंगे तो आइरिस करता है। आइरिस में जो है ना छोटा बड़ा होते रहता है। आइरिस जो है, आइरिस का आकार इस तरीके से गोला होता है और इसके अंदर प्यूपिल होता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का आपको होता है। ये आइरिस का कलर से एक और ध्यान रखिएगा कि आइरिस जिसका मतलब जिस कलर का होगा, आइरिस से जो है ना आँख का कलर डिसाइड होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय का कलर है जो है उसका कुछ अलग ही है, ब्राउन कलर का। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके ऋतिक रोशन का भी है। तो आप ये आइरिस पे ही डिपेंड करता है आँख का कलर, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है 7वें, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा का परिणाम क्या कहलाता है। देखिए, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है 8 में देखिएगा तो कार्बन के प्रतिरोध की कोटि होती है। आप इसे खुद सोल्व कर सकते हैं कि किस में होता है। यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, अगला देखिए,
2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध का संयोजन करिएगा तो आपको देखिए दो तरीके से होगा। एक तो इसे अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में अगर इस तरीके से जोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपको सीधा ऐड हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ 2 ओम होगा, ये 3 ओम, तो सीधा ऐड हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो एक तो 5 ओम, देखिए 5 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए अगला जब देखेंगे तो इसका देखिए ट्रिक मैं सिखा देता हूँ आपको। अगर इसको समानांतर में जोड़ना है, ठीक है, समानांतर में जोड़ना है पैरेलल में, तो आपको क्या इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो आपका इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई अगर 6 में 2 से भाग कीजिएगा 3 आएगा, तो 3 या प्लस फिर 3 से भाग कीजिएगा, 6 में 3 से भाग कीजिएगा 2 आएगा, तो यानी कि 3 + 2 नीचे आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। इसी तरह कितना भी रहेगा एलसीएम इसका निकाल के ऊपर रखिएगा और इससे भाग करके आपको जो भी आएगा उसको ऐड करते जाइएगा, आपको नीचे आ जाएगा। ये सिंपल है, आपका याद करने का तरीका ही है। तो आपका बी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला है 10 में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम की सहायता से होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा ए, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम, यानी कि आपका राइट हैंड नियम हो जाता है। तो ये आप देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, आपने याद किया होगा। तो ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर में देखेंगे, 11 नंबर में है विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। तो ये आप भी जानते हैं, इसमें नाल की चुंबक की प्रबल रखना, आर्मेचर के लपेटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बाद में जो है ना बढ़ी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे तीनों हो जाएगा आपका। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 12 का देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम को बतलाई जा सकती है। ये आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम हो जाएगा, यहाँ मैक्सवेल हो जाएगा, ठीक है, वहाँ फ्लेमिंग था। अगला जो है ताप शक्ति विद्युत संयंत्र के आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन सा है। तो आप इसमें जानते हैं कि ये आपका जो होगा वाष्प और सपिंडित हवाई दोनों हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 14 में देखिए, प्रतिक्रिया जो है इस तरीके का है, 2HCl बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है, संयोजन प्रतिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण होगा, अवकरण होगा। यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन पे क्या है, हाइड्रोजन पे यहाँ 0 था और यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, संयोजन यहाँ प्रतिक्रिया होगा। अगला देखिए, फेरस सल्फेट के घोल में लोहा को कौन सी धातु विस्थापन कर सकता है। अगर फेरस है यानी कि आयरन है, तो आयरन से हमको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी देखिएगा सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने का, देखिए ये सब तो जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। आपको जिंक आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। रिएक्टिविटी में देखिएगा तो सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा किसी से भी। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, सरगर्मर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, इनमें सभी ये सभी कहते हैं, ठीक है। तो आपको 16 का जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना अगला है 17 में, 17 में अपच। देखिए अपच जब हो जाता है, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। देखिए एंटा एसिड किया जाता है। एंटा एसिड में जैसे आपको मैग्नीशियम, आपने जो इनो पिया होगा, तो इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो हम ये पीते हैं, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एंटा एसिड इसी को बोलते हैं, यही हम पीते हैं जब एसिडिटी बढ़ जाता है तब। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेरे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा खाना खा लेते तभी बन जाता है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है ना HCl उसको रिलीज करना पड़ता है। तो उस केस में हम ये जब पी लेते हैं तो यहाँ पचा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है। अच्छा, कौन सी क्षारक है, तो आप जानते होंगे कभी भी अगर मेटल का ऑक्साइड रहे तो उसको हम क्षारक बोलते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड तो यही हो जाएगा ए आंसर। बाकी तो सब में नॉन मेटल है जो आपका एसिड कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो कौन सा उपचार किया जाता है। क्या उसको सिरका पिलाएंगे, नींबू का रस पिलाएंगे, बेकिंग सोडा पिलाएंगे, धोबन सोडा, ये सारे एसिड है, लेकिन आपको सी पिलाना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का विलयन। उच्च वसीय अम्लों में के सोडियम लवण को कहलाता है। देखिए ये आप मार्जक कहलाता है, ये आप सुने भी होंगे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हेमेटाइट, सीडेराइट, ये सब जो है ना किसका है, फेरस का है। तो हेमेटाइट, सीडेराइट है ना, ये सभी जो है। इसके बाद धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होता है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा है। तो देखिए आप सुने होंगे एसिटिलीन वेल्डिंग जो है ना, वेल्डिंग किया जाता है, तो ठीक है। तो आपका इथाइन हो जाएगा, यानी कि एसिटिलीन वेल्डिंग, ठीक है। एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन रहता है और वहाँ पे जब मिक्स करके उस तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं तो आपका इथाइन आंसर हो जाएगा, ठीक है। C2H2 इसका फॉर्मूला होगा,
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है उपधातु कौन सा है। देखिए धातु, ये सब तो आपका धातु है प्योर, ठीक है। उपधातु ये जर्मेनियम हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कार्तिक, शिव, गणेश, गणेश संघ प्रवृत्ति, ठीक है। गणेश संघ प्रवृत्ति ये सभी कार्बन के जितना भी ग्रुप है ना वो सभी उपधातु कहलाता है। इसमें जर्मेनियम आएगा। मेन तो जर्मेनियम पूछता है आपको, ठीक है, या सिलिकॉन पूछ देता है। सिलिकॉन का ज़्यादातर का क्या उपयोग है ये भी पूछ लेता है। चलिए अगला देखते हैं। 24 नंबर में कह रहा है ओलेइक एंड एस्टियरिक एंड पामिटिक अम्ल है, क्या है ये। निक्यूलिक अम्ल है, वासीय अम्ल है, या आपका जो है या एमिनो अम्ल है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका आएगा इसमें। देखिए आप 2 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, आप आंसर इसमें बताएं जल्दी से। तो आपका इसमें जो है ना ये सारे के सारे जो है ना वासा वाला अम्ल है, तो वासीय अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से मीथेन किसका उदाहरण है। देखिए मीथेन एरोमेटिक, उसमें जैसे बेंजीन वगैरह हो गया उस टाइप का एरोमेटिक हो जाता है। संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन है। ये संतृप्त कार्बन है। जब ब्रांचेज वाला होगा ना वह संतृप्त कार्बन होगा। इसमें ब्रांचेज नहीं होगा, ये लीनियर वे में इस तरीके से चलेगा। जैसे मीथेन का जो है ना, तो मीथेन का आप इस तरीके से मीथेन आप बना सकते हैं, ठीक है। CH2 CH4 होता है मीथेन का, तो C एक ही कार्बन है यहाँ पे। तो मीथेन में जो है ना इसमें जो है आपको ब्रांचेज नहीं है कोई, ठीक है। जब ब्रांचेज होगा तब नहीं, तब असंतृप्त हो जाएगा। अगला देखिए इथेन का आणविक सूत्र होगा। इथेन का आणविक सूत्र, इसमें आणविक सूत्र में इसमें 7 संयोजक आबंध हैं। जैसे आप देख सकते हैं सी में सिंगल बाउंड है और यहाँ पे ट्रिपल बाउंड आ जाएगा। तो इसमें देखिए 7 आपको दिख रहा है, 3 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन पे, एक बीच में है, 7 आपका आ जाएगा, ठीक है। टाइलिन परिवर्तित करता है। टाइलिन का अगर काम देखेंगे तो टाइलिन का काम आपका जो है इसमें आ जाएगा मड को शर्करा में चेंज करना, ठीक है। टाइलिन का ये हमारे मुंह में होता है, लार में पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो है ना ये ग्लूकोज को जो है ना आपको यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो है ना शर्करा में चेंज करने का होता है। अगला है अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। देखिए जिसमें बिना ऑक्सीजन के अगर शोषण होता है उसे हम अवायवीय कहते हैं। तो इसे जो है ना ये कोशिका आपको द्रव में हो जाएगा। इसके बाद में अगला है पराग नलिका के बीजांड और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। अगर ये देखेंगे आपका तो ये आपका रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला अंकुरित हुए बीजों को वृद्धि के अग्रभाग को उत्पन्न होता है, ये कौन सी आ जाएगा। अगर इसमें आप देखेंगे 30 का, तो 30 का हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। 30 का आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। इसमें आप देखिए अगला फूलों में पौधों को नर भाग को क्या कहलाता है। नर भाग को अगर फूल में देखेंगे, फूल में नर भाग देखना है तो आपका आ जाएगा इसमें नर भाग, ठीक है, पुंकेसर आ जाएगा। और जबकि मादा में देखेंगे तो अंडाशय आ जाएगा, ठीक है। अगला है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। किससे अधिक है अगर ये देखेंगे विकासीय दृष्टि से, तो चीन के विद्यार्थी से, इसमें चीन के विद्यार्थी से हो जाएगा। उससे थोड़ा सा हम लोग जो है ना ज़्यादा विकसित है, और मतलब हम लोग का स्ट्रक्चर जो है उसे थोड़ा अभी भी लगता है आदि मानव जैसे, आप कह सकते हैं ऐसे। मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ इस तरीके से ऐसे। चलिए अगला देखिए। अगला है उभयलिंगी जंतु कौन सा है। उभयलिंगी जंतु अगर देखेंगे तो 33 नंबर क्वेश्चन में आप खुद से बता सकते हैं कि इसमें जो आपका आ जाएगा, देखिए इसमें बिल्कुल आपको अलग दिख जाएगा, अपने आप मछली हो जाएगा, ठीक है, मछली। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जन्नांग क्या है। यह है स्त्री केसर आपका आ जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला है। तो इसमें भी आपको नाम से पता चल जाएगा। देखिए घास कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है, मनुष्य। तो ये आपका सही चल रहा है क्रम। बाकी तो इस तरीके घास मछली को थोड़ी खाता है, घास मछली नहीं खाता, ये वाला नहीं होगा। इस तरीके से शैवाल घास थोड़ी खाता है, तो ये वाला सब नहीं होगा। देखिए आप कोई भी नहीं होगा। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल को किस गैस को उत्सर्जन के लिए हमें लाने के लिए किया। ओजोन का मेन है O3। देखिए वहाँ पे जो है ना आपको O3 को जो उत्सर्जन कम करना है, इसके 36 का आपका ए आंसर हो जाएगा। कृत्रिम यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है यकृत में, ठीक है। तो यकृत में आप देखे होंगे कि 37 के अंदर जो है आपका 3 आंसर हो जाएगा। पीत रस आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीत रस निकलता है यकृत से। इसके बाद शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। शोषण में अगर शोषण का देखेंगे खाद्य पदार्थ की क्रिया में क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा विघटन। खाद्य पदार्थ का विघटन ही तो होता है। इसके बाद ये अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क अगर किस लिए उत्तरदायी है अगर ये देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए, संतुलन के लिए। अनुमस्तिष्क संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन आपका आ गया 40 नंबर। ये कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। ये आपको देखिए, हाथ कुत्ते की अग्रपार, हम दांतों के हाथी, ठीक है, हमारे दांत और दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास भूसतारी, ये भी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर किस तरीके से बिहेव करती है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा समानांतर। ठीक है, यहाँ पे समानांतर हो जाएगा। किस दर्पण में केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा। आप जानते हैं अभिसारी प्रतिबिंब किस दर्पण में केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी आभासी होगा, अभिसारी कहला गया। अभिसारी तो अवतल लेंस को ही कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं ऐसे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप जानते हैं समतल में बनेगा, अवतल में आपको दोनों बनता है। ठीक है, अवतल में दोनों बनता है। अगर दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल में आपका सिर्फ जो है ना, उत्तल में भी आभासी बनता है। तो आपका यहाँ पे इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर देखेंगे तो समतल में तो वर्चुअल बनता है। ठीक है, इसमें वास्तविक नहीं बनता है, तो सिर्फ आपका समतल ही आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला देखिए, अगला देखेंगे, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा। अगर वोल्ट मीटर को जानेंगे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर में जो है ना आपका रेजिस्टेंस तो होता है, रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी होने के कारण इसमें करंट जाएगा ही नहीं। अगला देखिए, 100 और 50 वोल्ट की बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से ज़्यादा प्रकाश देता है, कौन सा देगा। देखिए, अगर आपको घरेलू परिपथ है, इसलिए घरेलू तो परिपथ जो होता है, हमारे जो घर में जो वायरिंग होता है वो होता है आपको समानांतर में, पैरेलल रहता है। ठीक है, अगर ये श्रेणी रहता तो इसका 40 वाट आंसर होता, लेकिन अभी 40 नहीं होगा, अभी आपका 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में जितना ज़्यादा वाट का रहेगा उतना ज़्यादा आपका चमकेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रकाश देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 वाट का हो जाएगा। किस 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 उपस्टर का जो है ना वाटेज जो है नियत होता है। जैसे किसी उपकरण का, यहाँ उपकरण हो जाता है, गलती से लिखा गया। किसी उपकरण का वाट जो है नियंत्रित होता है, उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है, परिपथ पर निर्भर करता है। आप यहाँ देख सकते हैं 46 का आप आंसर जल्दी से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 46 का आपका जो आंसर होगा आपका इसमें उपरोक्त वोल्टेज पर निर्भर करता है। वोल्टेज पर मेनली है ना, आपको उपकरण जो है वोल्टेज पर ही निर्भर करता है। अगला है जल विद्युत संयंत्र में पानी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, जल विद्युत जब ऊपर रहता है तो मैकेनिकल एनर्जी में रहता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी में रुका हुआ रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और बाद में जब निकलता है वहाँ से पानी तो वो गतिज ऊर्जा में रहता है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कर सकते हैं। ऐसे भी डायनेमो पर जब चलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से डायनेमो बना रहता है अलग तरीके से कटीला। इसमें जब इधर भेजते हैं वाटर को या वेपर को, तो उसे हम जो है ना काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में भेजते हैं। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को जनित कैसी धारा कहते हैं। तो हम इसे प्रत्यावर्ती धारा ही कहेंगे। ठीक है, एसी कहेंगे। समय बदलने के साथ दृश्य धारा में क्या बदल सकते हैं। कि समय बदलने के साथ दृश्य धारा में जो है ना परिणाम बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं बदल सकते। देखिए, यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। देखिए, सीएनजी को नहीं किया जाता है, बाकी हम एलपीजी को करते हैं, बायोगैस को करते हैं, कोयला को करते हैं। ठीक है, सीएनजी को नहीं करते हैं। अगला है, निम्न में से अगर आपको बुक में होगा तो बुक में इसका आंसर गलत दिया है। कुछ आंसर बुक में गलत दिया है, जो मैं आपको सही करा रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ वही करना है आपको। जैसे 50 का आंसर गलत दिया होगा आपको, अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर बुक लेते हैं, किसी किसी बुक में, अधिकांश बुक में गलती दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगला है, निम्न में से किस देश में पौनों का देश कहा जाता है। ये डेनमार्क को कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये यूरोपियन कंट्री है। इसके बाद में ये सारा जो है ना आपको, ये दोनों तो एशियन कंट्री है, ये आपको अमेरिकन है। ठीक है, आदर्श ईंधन कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। कोई गैस नहीं। आदर्श ईंधन है तो इसका मतलब है कोई प्रोडक्ट नहीं देता, बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं होता है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान क्या होता है। सबसे ज़्यादा होगा, आदर्श ईंधन है तो ज़्यादा ही होगा। अगला देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो मैंने बोला था धातु के ऑक्साइड जो है ना क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे जो है ना HCl,
जैसे HCl, तो यहाँ क्या है, अधातु है, अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जैसे सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, NaOH, ठीक है, ये क्या है, क्षारक है। तो आप वहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं अगर याद है तो। ऑप्शन या निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अम्ल राजा कहलाता है। H2SO4 जो है ना, H2SO4, ये अम्ल राज कहलाता है या किंग ऑफ केमिकल कहलाता है, क्योंकि ये बैटरी में भी यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। लाइटिंग वगैरह साफ करने के लिए यूज होता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, लेदर वाला में इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे बैटरी में आपका जो है ना 38% आपको यही रखा जाता है, और प्योर वाटर रखा जाता है, जो बैटरा वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं घर में। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये आपको सबको पता होगा। निम्नलिखित में से क्षारीय प्राकृतिक कौन सा है, अभी मैंने बताया क्षारीय कौन सा होगा, जिसमें मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल की कौन, सोडियम मेटल है, ये हो जाएगा, बाकी सब नॉन मेटल एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा तनु अम्ल प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन मुक्त की बात करी जाए, हाइड्रोजन के कौन सा हटा सकता है, देखिए कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम, ये सब जो है ना काफ़ी अस्थायी है चीज़ें, ठीक है, ये कम रिएक्टिव है। जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रिएक्टिव आप जो है ना उसका जो है आप सीरीज याद कर लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म विस्थापित प्रक्रिया है, कौन सा विस्थापित कर देगा, देखिए NaCl को जो है ना कॉपर कभी विस्थापित नहीं कर सकता, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब काफ़ी कम रिएक्टिव है। जबकि यहाँ पे देखेंगे Ag के अपेक्षा जो है ना कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए Ag चांदी है, चांदी कम रिएक्टिव होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारा जो है ना आपको क्वेश्चन जो है ना आपका रिएक्टिविटी सीरीज से दे दिया है। खाना बनाने के समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, इसका मतलब है कि पूरा ईंधन जो है ना पूरी तरीके से जल रहा है। प्राकृतिक रबर किसको बोलते हैं, आइसोप्रीन, ये सब आप याद रखिए, आइसोप्रीन को बोलते हैं। ये पूछेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिलीन का अणु क्या होता है, इसमें ऐसे देखिएगा आपको तो इसका समतलीय आ जाएगा, क्योंकि ठीक है ये आपका स्क्वायर टाइप का बनता है और समतलीय आएगा, ठीक है, स्क्वायर समतलीय। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का कंपाउंड बन रहा है एक Cl2, तो ये हम नहीं कह सकते कि इसका Cl2 यानी कि क्लोरीन पर -1 होता है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो होगा +2 वाला होगा, +2 में मैग्नीशियम हो जाता है, तो मैग्नीशियम आपका आंसर हो जाएगा। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, किस आवर्त में सबसे अधिक है, छठा में, आप याद रखिएगा छठा में आपको 32 होता है, जबकि इसमें पाँचवा में देखिएगा तो 18 एलिमेंट होता है, और चौथा में भी 18 एलिमेंट होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहला पीरियड में देखिए 2 होता है, फिर इसके बाद में 8 होता है, ठीक है, फिर इसके बाद 8 होता है, फिर इसके बाद 18 होता है, 18 होता है, फिर इसके बाद 32 होता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है आवर्त सारणी के सबसे अधिक तत्व किस में होता है, ये तो समझ गए, छठा में होता है। इसके बाद कौन सी शून्य वर्ग के हैं, तो हीलियम है, ठीक है, हीलियम हो जाएगा, और हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, ठीक है, नियोन का 10 होता है, ये हो जाएगा, ऑर्गन 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टोन हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जेनोन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, ये सब आपका सभी आ जाएगा इनर्ट गैस में, ठीक है, जिसको जीरो ग्रुप को बोलते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 1886 होना चाहिए, आप गूगल पे देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन आपको 1893 ज़्यादातर बुक में दिया होगा, 86 देगा तो आपको यही आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद अगला है, लेकिन यहाँ पे आंसर ये 1 लिया गया है, लेकिन आपको आंसर जो है ना 86 लेना है। इनमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषण के हरित लौह अगर नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसी कारण पत्ता हरे दिखता है, हरित लौह के कारण होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इनमें से सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है ना कोशिका उत्पादन के लिए ग्लूकोज के रूप में हम रखते हैं। जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोम के पत्तियों तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है, देखिए जल को हम पहुंचाएंगे तो इसके लिए जाइलम प्रयोग होता है, और खनिज लवण के लिए जो है ना फ्लोएम प्रयोग होता है, तो फ्लोएम खनिज लवण के लिए हो गया, जाइलम जो है ना जल के लिए, यहाँ जाइलम आंसर होगा। इसके बाद बीज रहित पौधों का उत्पादन कौन सी होता है, तो इसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों की काम होता है। निम्नलिखित में से किस क्रिया जाति को कायम रखने के लिए, देखिए जनन का अगर रहेगा तो उसी, जैसे हम ही लोग देखिए, आप मानिए मानव है, अगर जनन की क्रिया से फिर उसका वंश बढ़ता रहता है आगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला है अफ्रीकी मानव की सबसे निकट संबंधी कौन सा है, चिंपैंजी आ जाएगा, उसी तरह दिखता भी है, आप देख सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी पौधे का नाम बताइए जिसमें मेंडल ने प्रयोग किया था, ये मटर के पौधे पे किया था। आपको पता है कि मैं अपने गार्डन में ही मेंडल साहब ने मटर के पौधे लगाया था, तो वहाँ से इसमें प्रयोग किया था। इसके बाद तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण कौन सा है, तो ये जानते हैं, ये आपका भौतिक कारक आ जाएगा, क्योंकि जैविक में तो जीव होगा, यानी कि जीव जिसमें जो है ना
जान प्राण होगा, यानी कि कह सकते हैं ये जिसमें लाइफ होगा उसमें जैविक कारक में आ जाएगा। मृदा से जुड़ा हुआ रहेगा। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक ठीक तरह समीप जल पहुंचाने के लिए कौन सी सबसे अच्छा जो है ना टपकाने वाला है, यानी कि टपक्कन सिंचाई जो है ना, जो एक तरीके से फुहारे दिया जाता है, वो सबसे अच्छा सिंचाई माना जाता है और कम पानी खर्च होती है और ज़्यादा फायदेमंद होता है। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु विखंडन होता है, लेकिन ये अनियंत्रित विखंडन होता है, तो इसलिए अनियंत्रित विखंडन हो जाएगा, यानी कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए, यानी कि संलयन की बात किया जाए तो वो हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम और सन की बात किया जाए तो इसमें जो है ना इसमें आपका संलयन हो जाएगा। इसमें आपका संलयन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें संलयन का यूज होगा। इसके बाद वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ये लाइपेज का द्वारा होता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 77 में आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 77 में डी लाइपेज। पौधा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में करता है? अगर पौधा की बात किया जाए तो पौधा जो है ना ये आपका जो है ना सुक्रोज के रूप में करता है, स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में करता है, जबकि स्टोर जो है ना स्टार्च के रूप में करता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। पाचन पादप पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट जो है संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तियों में, सभी में रहते हैं, तीनों में, इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसमें होती है? नेफ्रॉन में होती है। आप किडनी का देखे होंगे, उसमें नेफ्रॉन यूनिट होती है इसका, किडनी का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके लिए लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इसी तरह इस पे पूरे मैथ और साइंस का आपको टोटल फ्री में कराने वाला हूं, और 10th वाले के लिए बहुत ही काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसका 100% यहीं से आने वाला है। देखिए आपका मेन जो है ऑब्जेक्टिव आपका 50% रोल प्ले करता है, इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कि दोस्तों मुझे भी उत्साह मिले कि अगला जो है ना कंटिन्यू आपको कर सकूं। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।